नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा और वहां चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तराखंड में जितनी भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए और तभी कार्य शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार की कथित विकास नीतियों को विनाशकारी बताया और आरोप लगाया कि ये सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ कमजोर होने के कारण जब तक आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन वहां की सरकारें इन आपदाओं से निपटने में लगातार विफल रही हैं। सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर सरकारें आपदाओं से निपटने के लिए ठोस रणनीति अब तक क्यों नहीं बना पाई हैं। चमोली में बीआरओ के कैंप पर ग्लेशियर टूटने की घटना में कई मजदूर फंस गए, जिनमें से कुछ की दर्दनाक मौत हो गई और कई घायल हो गए। समाजवादी पार्टी ने मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि शनिवार को आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सेना ने दिन भर रेस्क्यू अभियान जारी रखा। इस दौरान कुल 17 मजदूरों को निकाला गया, जिनमें से 4 की मौत हो गई। अभी भी 4 मजदूर लापता हैं। रेस्क्यू टीम ने बर्फ में दबे 8 कंटेनरों को भी ढूंढ निकाला, जो घटना स्थल से 50 मीटर दूर बर्फ के साथ बह चले थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शनिवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वे भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की नियमित समीक्षा करें और किसानों के साथ संवाद बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों को मुआवजा सर्किल रेट की पूरी जानकारी पहले ही दे दी जाए, ताकि किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे। परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी द्वारा 350 बेड और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन्हें तय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। इन अस्पतालों के निर्माण से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के विकास कार्यों की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जीरो पेडेंसी की अवधारणा पर काम करने का निर्देश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज के 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही उन्हें मार्केटिंग, डिजाइनिंग और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़ने वाले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक युवा आबादी वाले यूपी के युवाओं की क्षमता को गति देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को की गई थी। एक वर्ष में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम 1 लाख युवाओं को इस योजना और स्वरोजगार से जोड़ना है। इससे उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र में 1 लाख नई इकाइयां स्थापित होंगी। अभियान के प्रथम चरण में प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरे चरण में यह धनराशि 10 लाख रुपए होगी। योजना के तहत 1 माह में ही करीब 2.5 लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब्दुल्ला आजम की हरदोई जेल से रिहाई के बाद की खामोशी ने सियासी हलकों में सरगर्मी तेज कर दी है। 16 महीने की जेल यात्रा के बाद अब्दुल्ला ने न तो कोई राजनीतिक बयान दिया और न ही मीडिया से कोई बातचीत की, जिससे अटकलें तेज हो गई कि वह जल्द ही अपने पिता आजम खान से मिलकर सियासी भविष्य का फैसला कर सकते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वह समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या कोई नया रास्ता अपनाएंगे। अखिलेश यादव की चुप्पे ने उनके समर्थकों को निराश किया है और यह भी सवाल उठता है कि क्या अब्दुल्ला को पार्टी में रखने का सपा नेतृत्व का कोई इरादा है। इसके अलावा आजम खान और चंद्रशेखर की मुलाकात से भी ये चर्चाएं बढ़ गई हैं
कि क्या आजम खान और उनके परिवार किसी नए संगठन की तरफ बढ़ रहे हैं। रामपुर के सपा सांसद मौलाना नदवी की आजम खान से दूरी भी एक अहम संकेत हो सकती है, जिससे पार्टी में दरार की संभावना जताई जा रही है। इन सब के बीच अब्दुल्ला का अगला कदम यूपी की सियासत को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा के रहने वाले और टीसीएस में मैनेजर मानव शर्मा ने शादी के 1 साल बाद पत्नी के उत्पीड़न से तंग होकर जान दे दी। मानव ने गले में फंदा कसकर रोते हुए करीब 7 मिनट का वीडियो बनाया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कहा कि द लॉ नीड टू प्रोटेक्ट मैन, प्लीज मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, वे बहुत अकेले हो जाते हैं। इस नोट में उन्होंने पत्नी के चरित्र पर भी सवाल उठाए और माँ बाप को अधिक परेशान न करने की अपील की। मानव ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या की। घटना के बाद जब परिवार वाले शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो महाशिवरात्रि का बहाना बनाकर पुलिस वालों ने टाल दिया। इसके बाद गुरुवार को पिता ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने बेंगलुरु में एआई इंजीनियर सुभाष मोदी की आत्महत्या की यादों को ताजा कर दिया, जिसने पत्नी के टॉर्चर के बाद ही जान दे दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को छात्रों से मिलने नहीं दिया गया। सुरक्षा गार्डों ने छात्रों को उनसे मिलने से रोका, जिससे विवाद बढ़ गया। छात्र नेताओं ने आजाद के एक बयान पर स्पष्टीकरण मांगते हुए उनकी आलोचना की, लेकिन आजाद ने सवालों का जवाब देने की बजाय गुस्से में प्रतिक्रिया दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह हमेशा एएमयू के साथ खड़े रहेंगे और बीजेपी की आलोचना करते हुए समाज के हर वर्ग के अधिकारों की बात करेंगे। उन्होंने अपनी राजनीति के बारे में बताया कि उनकी लड़ाई शिक्षा और समानता के लिए है और वे 1 लाख से अधिक पाठशालाएं खोलने के लिए लक्ष्य रख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सत्ता के दबाव के बावजूद वे अपने प्रयासों को जारी रखेंगे और अपने आवाज उठाते रहेंगे। आजाद ने अपने समर्पण और संघर्ष को उजागर करते हुए कहा कि वे हमेशा मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े रहेंगे और उनकी लड़ाई कभी भी नहीं रुकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली के मेले में मुस्लिम समाज के आने और दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले हिंदू मुसलमान एकता को नुकसान पहुंचाते हैं और देश को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। मौलाना ने इस फैसले को चंद फिरका परस्त ताकतों की साजिश बताया, जो मुस्लिम समाज के खिलाफ माहौल बनाने और उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता रखने वालों के हौसले टूटेंगे और मुस्लिम हिंदू मिलकर समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट होंगे। शहाबुद्दीन रिजवी ने भारत को मिलीजुली तहजीब और संस्कृति का देश बताया, जहां सभी धर्म के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। उन्होंने महाकुंभ में मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाने का भी जिक्र किया और कहा कि इस तरह के निर्णय देश की एकता को कमजोर करते हैं। उनका मानना है कि भारत की पहचान उसकी विविधता और धार्मिक एकता में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस की जिला और शहर इकाइयों का गठन जल्द होगा। प्रदेश कांग्रेस ने जिला व शहर अध्यक्षों के नाम का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। अगले सप्ताह प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाने की तैयारी है। इस बार 12 से अधिक जिलों में शहर इकाइयों का गठन भी किए जाने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस बड़े जिलों में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि जिला व शहर कमेटी के अध्यक्षों के लिए 133 नाम प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें 76 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। प्रयागराज को पार्टी ने 2 भागों में बांट रखा है, जहां यमुना पार व गंगा पार के अलग अलग जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे। इसके अलावा लगभग 55 जिलों में शहर इकाइयां गठित होंगी। जिला व शहर अध्यक्षों के नाम घोषित होने के बाद कमेटियों का स्वरूप तय किया जाएगा। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी में इस बार 200 से अधिक पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। पार्टी का जोर सभी धर्म व वर्ग की भागीदारी पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार रिटायर्ड आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। अवनीश अवस्थी का यह चौथा सेवा विस्तार है। वह 1987 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 31 अगस्त 2022 को रिटायर्ड हो गए थे। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वह गृह और सूचना विभाग की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार नियुक्त करने के लिए अस्थायी पद सृजित किया गया था और वह सरकार के शक्तिशाली अधिकारियों में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सख्त फैसले की, जिसमें एक जज को 12 साल तक अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता न देने पर फटकार लगाई गई है। चलिए जानते हैं पूरा मामला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश एटा के रूप में कार्यरत जज अली रजा को उनकी पत्नी को 12 साल तक गुजारा भत्ता न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जज होने के बावजूद उन्होंने कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और पत्नी को कानूनी लड़ाई में उलझाए रखा। कोर्ट ने आदेश दिया कि अली रजा के वेतन खाते से हर महीने 20,000 रुपये उनकी पत्नी के खाते में भेजे जाएं। इस मामले की पृष्ठभूमि देखें तो अली रजा और उनकी पत्नी शबाना बानो का निकाह 4 मई 2002 को हुआ था। शादी में 30 लाख रुपए खर्च हुए और एक कार भी दी गई, लेकिन बाद में 20 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज मांग की गई। शबाना बानो का आरोप है कि 18 नवंबर 2013 को उन्हें घर से निकाल दिया गया और फिर 2 दिसंबर 2013 को तलाकनामा भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग की। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में 64 बार सुनवाई की तारीख लगी, लेकिन अली रजा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के प्रधान न्यायाधीश की भी आलोचना की और निर्देश दिया कि 3 सप्ताह के भीतर पूरी रकम जोड़कर 50,000 रुपए वाद खर्च सहित 6 महीने में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।